नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यकीन बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर ऑसिलेशंस या फिर हम कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो एसएचएम का ये लेक्चर नंबर 5 है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पेंडुलम्स के बारे में। इसमें हम जितने भी टाइप के पेंडुलम्स हमारे सिलेबस में होते हैं या पॉसिबल हो सकते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें कि सिंपल पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम है, लार्ज पेंडुलम है और टॉर्जनल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, लार्ज पेंडुलम एंड टॉर्जनल पेंडुलम। कुछ का महत्व ज्यादा है, कुछ का महत्व कम है। तो दोनों तरीके के पेंडुलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब सभी तरीके के पेंडुलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन तौर पे जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है ना। जो हम लेक्चर 4 में जो चीजें कर रहे थे, ठीक है जी, लेक्चर 4 में अपन एनर्जी वाली चीज कर रहे थे वो अपन लेक्चर 6 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये जो कंटिन्यू होगी लेक्चर 06 में कंटिन्यू होगी। फिलहाल जो है हम पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका लाइव लेक्चर का शेड्यूल है वो अलग बना रहे। इसलिए हम जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है इसमें हम पेंडुलम्स को डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है जी। और वैसे भी आप हो सकता है कि इस लेक्चर को आप दिवाली के बाद देख रहे हो या दिवाली से पहले देख रहे हो। जनरली ज्यादातर लोग इसको दिवाली से पहले ही देख रहे होंगे। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छी रहे आपके लिए दिवाली। और दिवाली के मौके पे आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, एक रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है जी। तो लाइव में इस दिन नहीं ले पाया तो ये आपके लिए रिकॉर्डेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो अब पेंडुलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े से पेज छोड़ दीजिएगा। काफी सारे बच्चों को ये रहता है कि सर बाकी बातें तो ठीक हैं, ये बताइए कि पेज कितने छोड़े। तो पेज यार देखो, एनर्जी वाली चीज को करने के लिए आप 3 पेज छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से, आगे पीछे मिला के। क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवा दिए थे होमवर्क में एनर्जी के, उसको छोड़ के उससे अलग आप 3 पेज और छोड़ सकते हो एनर्जी के लिए, अगर आप ठीक ठाक उसमें लिखते हो, ठीक है। चलो, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी के लिए हमारी लेक्चर की जो क्वेश्चन हो गए 3-4 तो वो सवाल हो गए। उसके अलावा 8-9 स्लाइड और, है ना, लेक्चर की 8-9 स्लाइड और, है ना, वो क्योंकि मैं खुला खुला ही लिखता हूं, आपको पता ही है, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे पेंडुलम से। जिस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, उसी प्रकार से जो हमारा सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक होता है भाई। जी हाँ, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक होता है। कैसे होता है, सबसे पहले तो मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि हाँ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है, और उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सिंपल पेंडुलम ये रहा। ये पेंडुलम बॉब हो गया, मास m, इसकी लेंथ हो गई l, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है जी। ये है फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता ही है कि टाइम पीरियड का कितना आता है। मैं फॉर्मूला प्रूव करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले काफी सारे चैप्टर्स में, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कई बार ये फॉर्मूला यूज किया, यूनिट्स एंड डायमेंशन में यूज किया, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये डिराइव करवाऊंगा, ठीक है ना। आइए मान लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा साइड में ले गए ऐसे, ठीक है जी। साइड में ले जाके इसको छोड़ दिया, साइड में ले जाके इसको छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है जी। यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी। ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन होगी भाई, ठीक है जी। अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मान लो थीटा एंगल पे ले जाके ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है जी। ऑसिलेट क्यों करेगा, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि व्हाई इट विल ऑसिलेट, ठीक है ना। व्हाई इट विल ऑसिलेट, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको ऑसिलेट करवा रहा है, ठीक है ना। पहले तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द फोर्स दैट कॉजिंग इट टू ऑसिलेट। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको ऑसिलेट करवा रहा है, आइए देखते हैं। देखो जरा,
आओ बनाते हैं, पहले इस पे फोर्सेस बनाते हैं कौन कौन से लग रहे हैं। स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है, स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है, ठीक है जी। और ये बेचारा मास है, इस मास की वजह से इसका mg लग रहा होगा, यस mg लग रहा होगा। एक काम करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ये पाथ ऐसे मूव करेगा, सर्कुलर आर्क कवर करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, सर्कुलर आर्क की तरह होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला कंपोनेंट mg का, ये वाला कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा। तो उसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, जी हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जी हाँ इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो इस पेंडुलम को वापस ले करके जा रहा है, जो अलोंग द टेंजेंट लग रहा है। देखो अलोंग द टेंजेंट लग रहा है, देखो ये टेंजेंट है, सर्कुलर आर्क की ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये तो आर्क के मतलब ये रेडियस मान लो, ठीक है जी। तो एक तरीके से रेडियस हो गया, तो mg cos थीटा तो रेडियस के लॉन्ग लग रहा है और ये टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, ये इसको नीचे लेके जा रहा है, ठीक है जी। टेंशन mg cos थीटा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये वाला फोर्स है mg sin थीटा, एक ऐसा फोर्स है जो इसको ऐसे लेके जा रहा है, समझ गए। हाँ ये एक सर्कल की आर्क हो गई, ये उस सर्कल का सेंटर हो गया, तो टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है, mg cos थीटा सेंटर से अवे लग रहा है। तो टेंशन और mg cos थीटा दोनों ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है, टूवर्ड्स द सेंटर, और mg cos थीटा सेंटर से अवे लग रहा है, तो टेंशन और mg cos थीटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। mg sin थीटा इसको नीचे लेके जाएगा ऐसे, तो यानी कि mg sin थीटा इसका रीस्टोरिंग फोर्स है। mg sin थीटा को अपन टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हैं, ft टेंजेंशियल फोर्स, और इसी का दूसरा नाम मैं लिखूंगा रीस्टोरिंग फोर्स, इसी का दूसरा नाम मैं लिखूंगा भैया रीस्टोरिंग फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा, ठीक है जी, और इसी को मैं बोलूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। और जब मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोलूंगा तो मैं इसमें माइनस mg sin थीटा लिखूंगा। सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये इसको वापस लेके जा रहा है इसकी मीन पोजीशन की तरफ। जैसे स्प्रिंग वाले केस में हम रीस्टोरिंग फोर्स को माइनस kx लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम उसको खींचते हैं और वो वापस जाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे mg sin थीटा इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसलिए mg sin थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लिख सकता हूं भाई। तो इसको आप टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ठीक है जी। कौन सा ऐसा फोर्स है जो एसएचएम करवा रहा है, ये वाला, ठीक है जी। चलो अब समझिएगा, इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो mg sin थीटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको टॉर्क देखना है O पॉइंट के अबाउट। ये L लेंथ है, ये मास है यहां, ठीक है जी। ये स्ट्रिंग जो है, रस्सी जो है, ये मासलेस है, रस्सी का कोई मास नहीं, मासलेस स्ट्रिंग, ये लिख लीजिएगा सर, रस्सी का खुद का कोई मास नहीं है, ठीक है जी। चलो तो रीस्टोरिंग टॉर्क लिखूंगा मैं, टॉर्क लिखूंगा O पॉइंट के अबाउट, क्योंकि घूम रहा है ना, सर्कुलर आर्क में घूम रहा है, तो टॉर्क आएगा अबाउट द पॉइंट O। mg sin थीटा
इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट ओ। ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं? अबाउट द पॉइंट ओ लिख रहे हैं। mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, और साथ में लगाएंगे माइनस, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स था, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब टॉर्क होता है आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ओ पॉइंट के अबाउट, मास और डिस्टेंस कितना है? एल, तो एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। इसकी वजह से इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है जी, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है जी, चलो m से m गया, l से l गया, तो माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल अल्फा। यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लेने वाले हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। सिंपल पेंडुलम में हमारे सिलेबस में सिर्फ स्मॉल ऑसिलेशंस हैं। जी हां, वो पता चल जाएगा कि क्यों है। स्मॉल ऑसिलेशंस हैं कि छोटे छोटे ऑसिलेशंस हैं, यानी कि थीटा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थीटा इज स्मॉल, और जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस जी थीटा इज इक्वल्स टू एल अल्फा, या एल अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जी थीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। अब हम अपने जो लक्ष्य है ना, उसके बहुत करीब हैं भाई। अपना जो लक्ष्य है उसके बहुत करीब है। देखिएगा ध्यान से, स्मॉल एंगल्स के लिए देखो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो उसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल से मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर। तो ओ पॉइंट के अबाउट ही लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि टॉर्क भी ओ पॉइंट के अबाउट है। ये बन गया। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को थीटा लिख दिया। क्यों लिखा है वो अभी पता चल जाएगा आपको कि स्मॉल एंगल्स ही क्यों ले रहे हैं हम। ये बन गया, ध्यान से देखना। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पे ये एक्सेलरेशन होती है और ये डिस्प्लेसमेंट होती है। सिमिलरली यहां पे देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा है। एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा आ गया, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? ये भी एसएचएम की ही इक्वेशन है, ये भी एसएचएम की ही इक्वेशन है। जी हां, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का अलग रूप, जैसे a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो a की जगह पे अल्फा, x की जगह पे थीटा। एसएचएम का रोटेशनल फॉर्म, एंगुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं एंगुलर फॉर्म ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम का एंगुलर फॉर्म है भैया। एसएचएम का एंगुलर फॉर्म, ए की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो एंगुलर फॉर्म है एसएचएम का ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज लिखी हुई है
जैसे यहां पे ये ओमेगा स्क्वायर होता है, सेम प्रकार से ये भी यहां पे ओमेगा स्क्वायर होगा। बिल्कुल, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी G/L, तो ओमेगा आ गया √G/L। तो टाइम पीरियड बनने वाला है भाई साहब 2π/ओमेगा, ओमेगा का उल्टा कर दो 2π√L/G, क्योंकि वो G/L है ओमेगा, तो टाइम पीरियड में आ गया 2π√L/G। देख लो ध्यान से, देख लो भाई ध्यान से, ये आ गया टाइम पीरियड, डिराइव हो गया, आपके सामने सामने डिराइव हुआ है, और ये है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दोबारा बता देता हूं, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी होती है जिसका कोई मास नहीं होता, और साथ में मास होता है जिसका मास होता है। ठीक है जी, हाँ, इसीलिए उसका मास होता है क्योंकि वो मास है। तो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा होता है, माइनस लगाना है तो लगा सकते हो, और इसी को टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से टॉर्क आएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए साइन थीटा को थीटा लिखेंगे। एंगुलर फॉर्म ऑफ एसएचएम। अगर ये स्मॉल ऑसिलेशन नहीं होते तो मैं इसको एसएचएम भी नहीं बोल पाता, यानी कि अगर स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं है तो ये एसएचएम भी नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं साइन थीटा को थीटा लिख ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाऊंगा तो यहां पे एक्स की जगह पे थीटा नहीं आएगा, यहां पे साइन थीटा आएगा, एसएचएम नहीं होगा। समझ पा रहे हो? एक्स डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। तो अगर स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं होते तो मैं साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाता, ये एंगुलर फॉर्म ऑफ एसएचएम नहीं बनती। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अब क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो टाइम पीरियड आप याद रखोगे, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस इट इज एसएचएम, इट इज एसएचएम, जिसमें यूज हुआ है एंगुलर फॉर्म का, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, वैसे ही ये। ठीक है जी, एंगुलर फॉर्म ऑफ एसएचएम, एक तो ये याद रखना है। अगर लार्ज ऑसिलेशंस हैं, अगर लार्ज ऑसिलेशंस हैं तो फिर ये एसएचएम नहीं बन पाएगा, फिर ये एसएचएम नहीं बन पाएगा। हालांकि पीरियोडिक होगा, अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना, पेंडुलम ऑसिलेट जरूर करेगा, अपने आप को रिपीट जरूर करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। सर फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें नहीं पता, मतलब हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है जी, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इंडिपेंडेंट है ऑफ मास, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि पेंडुलम का क्या मास है इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास। स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k, वो मास पे डिपेंड करता है भाई, एम्पलीट्यूड पे नहीं करता। ठीक है जी, ये डिपेंड्स ऑन मास, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास पे करता है। यहां पे ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे और लेंथ पे, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एक ये और चीज से इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर एम्पलीट्यूड। कि आपने इसको कितना खींचा,
मीन पोजीशन से। एंगुलर एम्पलीट्यूड को थीटा नॉट से बोलते हैं, थीटा नॉट से, ठीक है ना, एंगुलर एम्पलीट्यूड को थीटा नॉट से बोलते हैं। तो ये एंगुलर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बस स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। एंगुलर एम्पलीट्यूड यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर भी ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, इधर थीटा नॉट, इधर थीटा नॉट, ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल दोनों तरफ ये जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल जा सकता है, इसको थीटा नॉट कहते हैं। इस पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में थीटा नॉट भी कहीं पे नहीं आ रहा, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, ठीक है जी, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए बात कर रहा हूं। जैसे x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, उसी प्रकार से यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। यहां पे एम्पलीट्यूड की जगह पे थीटा नॉट है और x की जगह पे थीटा है, समझ गए भाई। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थीटा नॉट, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से इक्वेशन जो है यहां पे भी बनाई जा सकती है। तो इस पेज पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं सारी आपके ध्यान में रहनी चाहिए, एक एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी की डेरिवेशन है वो चाहे याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। डेरिवेशन तो ऑब्वियसली याद नहीं करनी है, लेकिन इसमें बस ये बात या जरूर याद कर लेना, टेंजेंशियल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। बाकी तो फिर इस पेज पे जो लिखा हुआ है वो तो सब याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला है सेकंड्स पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का ही पार्ट है, अभी सिंपल पेंडुलम ही चल रहा है, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। सिंपल पेंडुलम का ही पार्ट है जिसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम। अब सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है भाई, इंसान का नाम था, ये किसका नाम था, एक इंसान का नाम था, हाँ, जिसने सेकंड्स की डिस्कवरी करी थी। तो सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। इसको एक ऑसिलेशन करने में, यानी कि यहां से यहां जाने में और वापस आने में 2 सेकंड लगते हैं, पूरा एक चक्कर पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं भाई। तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ये खास पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड, 1 सेकंड जाने का, 1 सेकंड वापस आने का, ठीक है जी। लिख देता हूं यहां पे, 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड वापस आने का, ठीक। जब इसको वैल्यू पुट की जाती है इस फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में, तो टी की वैल्यू 2 पुट करोगे और जी की वैल्यू आप 9.8 पुट करोगे, तो लेंथ की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 99.3 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। अप्रोक्सीमेटली आप उसे 100 सेंटीमीटर कह सकते हो, या अप्रोक्सीमेटली इसको 1 मीटर भी बोल सकते हो। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू सिंपल पेंडुलम की, सॉरी सेकंड्स पेंडुलम की एग्जैक्ट वैल्यू लेंथ की 99.3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हाँ आप तकरीबन इसे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर कह सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोटे मोटे तौर पे, अंदाजे के तौर पे, तो सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। सेकंड्स, सिंपल नहीं, सेकंड। सिंपल पेंडुलम का ही टाइप है ये, ठीक है ना, स्पेशल केस। एंड लेंथ 1 मीटर होती है। तो इसके आगे लिख देता हूं, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का स्पेशल केस है ये, सिंपल पेंडुलम का ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, आओ चलो भाई शुरुआत करते हैं सवाल की। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड इफ लेंथ इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स।
देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, और उसकी लेंथ को अगर 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, 4 टाइम्स कर दिया गया बढ़ा करके, तो जब उसकी लेंथ को 4 टाइम्स किया गया बढ़ा करके, तो उसका जो है अब नया जो है टाइम पीरियड वो क्या होगा। तो भाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, ठीक है जी। हाँ, पुराना टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, नया पूछा जा रहा है। अब जो नई लेंथ आ रही है टी डैश, उसमें एल की जगह पे 4l आएगा। हाँ, तो 4 का अंडर रूट 4 का 2 बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें अंडर रूट एल है, इसमें 2 अंडर रूट एल है, तो अब सीधी सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड 2 गुना हो गया, क्योंकि लेंथ 4 गुना हो गई। बीपीयू सवाल है, पहले का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, तो अब टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 गुना, यानी कि 4 सेकंड। समझ गए भैया, लेंथ 4 गुना कर दी, 4 गुना कर दी, 4 गुना कर दी, 4 टाइम्स कर दी। तो जब लेंथ 4 टाइम्स कर दी है हमने, ठीक है जी, तो एल की जगह पे 4l कर दिया, तो 2 बाहर आ गया, तो टाइम पीरियड डबल हो गया भाई, ठीक है। अगला सवाल, ये सन 2000 में पूछा गया था ये सवाल। आइए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। पढ़ लो एक बार, वीडियो को पॉज कर लो। सवाल सॉल्व करने से पहले, जैसा कि पता है कि आपको खुद से सॉल्व करना होता है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद इस सवाल को देखिए। 2 masses MA and MB are hung from the 2 strings of length LA and LB. They are executing SHM with frequency FA and 2FP. FA is equals to 2FP. Then relation, लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है और मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती। देखो यार, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब सुनो, दो पेंडुलम्स हैं जिनका मास एम ए एम बी है, लेंथ एल ए एल बी है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो पुट करते हैं, एफ ए इज इक्वल्स टू 2FB। एफ ए कितना है, 1/2 पाई, देखो क्या लिखूंगा मैं, G बाय एल ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/2 पाई अंडर रूट G बाय एल बी, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल ए, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल बी, और यहां पे 2 आ रहा है। 2 पाई कट गया, जी से जी कट गया, ठीक है जी। तो ये बच गया 1/√LA और ये 2 टाइम्स 1/√LB। स्क्वायर कर दो, 1/LA 4/LB, उल्टा कर दो, LA इज इक्वल्स टू LB/4। मास पे डिपेंड नहीं करती, सही बात है, ऑप्शन 1। मास का कोई रोल ही नहीं है बेटा। सिंपल पेंडुलम में ना तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास आ रहा, ना ही फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में मास आएगा, ठीक है जी। सारा जो रोल है वो लेंथ का है। ये बात तो पहले से ही श्योर थी कि मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। बाकी बस हमें ये देखना था LA LB/4 होगा या LA 4LB होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी हमें A की ज्यादा दे रखी है, ठीक है ना, A की फ्रीक्वेंसी डबल है, A की लेंथ B का 1/4 होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। आई होप क्लियर है। चलो अगला सवाल पढ़ लो एक बार सवाल को। If the length of a simple pendulum is increased by 2%, then the time period is
2 pi √L/g, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L, या फिर बोल सकते हैं L की पावर हाफ। बचपन में यानी कि पहले चैप्टर में, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पहला चैप्टर था, वैसे तो वो पहला नहीं था, उसके पहले बेसिक मैथ्स वगैरह भी किया हमने, लेकिन उसमें हमने एक एरर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। x इज इक्वल्स टू a की पावर n है, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, ये जो पावर होती थी ये आगे आ जाती थी, ठीक है ना, और ये छोटे एरर्स के लिए वैलिड होता था। किसके लिए? लेस देन 7% के लिए। यहां पे 2% का इंक्रीज हुआ है लेंथ में, तो यहां पे ये चीज लगा सकते हैं। तो L की पावर हाफ है, तो डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल्टा L बाई L इंटू 100। बस लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 2 का, तो टाइम पीरियड में इंक्रीज कितने का आएगा? उसका आधा, 2 का आधा। 2 का आधा 2 से 2 कट गया, यानी कि 1%। खत्म। तो क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब ये भी तो देखना है। लेंथ इंक्रीज हुई है ना, लेंथ इंक्रीज हुई है, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जी। तो डिक्रीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो बस इंक्रीज होगा, और वो भी 1% से। खत्म। देख लो, देख लो, समझ लो, परख लो कि क्या सवाल है, क्या इसमें हमने किया है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको सवाल जो करवाने वाला हूं, उसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको समझिएगा एक बार। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद उस सवाल को करना आसान हो जाएगा। या पहले सवाल लिखता हूं, ठीक है ना, आप सोचिएगा, तो फिर आप बताइएगा, ठीक है? पहले आप सोचिएगा। A child is sitting on a swing which is oscillating. एक बच्चा एक झूले पे बैठा हुआ है और झूला ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? नाउ suddenly the child stands up खड़ा हो जाता है झूले पे। पहले झूले पे बैठा होता है, पहले झूले पे बैठा होता है, अब झूले पे खड़ा हो जाता है, ठीक है जी। नाउ द चाइल्ड सडनली स्टैंड्स अप, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का क्या होगा? ठीक है जी, ये सवाल है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको सोचने के लिए, ठीक है? बताना वही है कि हाँ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या कांट से कि भाई ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, बताया नहीं जा सकता। बताया नहीं जा सकता कि भाई हमें नहीं पता क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, ठीक है जी। ये सवाल है। सोच लिया? अब सुनो, पहले तो कंसेप्ट समझो कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज होगा। कंसेप्ट समझना। सुनो, देखो,
ये है, ठीक है। इसमें ये जो एक्चुअल में लेंथ होती है ना, जो हम लेंथ कंसीडर करते हैं, ये इस मास के सेंटर से करते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास वाली लाइन होती है, समझ रहे हो? जो वैसे तो ये मास बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये मास थोड़ा सा बड़ा हो तो ये जो लेंथ कंसीडर की जाती है वो सेंटर ऑफ मास से की जाती है भाई, ठीक है ना। और ये हिंज पॉइंट होता है, ठीक है जी। ये पॉइंट क्या होता है? हिंज। तो L इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअल में ये जो L होता है वो डिस्टेंस होता है हिंज के बीच में और सेंटर ऑफ मास के बीच में, ठीक है। मेन कंसेप्ट ये होता है, हिंज का और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होगा। एक बच्चा है जो झूला ले रहा है, ठीक है जी। झूला बना देते हैं, पहले बच्चा उस पर बैठा हुआ है, ठीक है जी। फिर वो बच्चा उसी झूले पे खड़ा हो गया, फिर वो बच्चा उसी झूले पे खड़ा हो गया, ठीक है। क्या फर्क पड़ा? हाँ, पता चल गया कि जब वो खड़ा हुआ तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया तो लेंथ में कमी हो गई, है ना। लेंथ पहले ज्यादा थी, अब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया तो लेंथ में कमी हो गई, क्योंकि पहले जो लेंथ थी, क्योंकि पहले मान लो सेंटर ऑफ मास यहां था, तो पहले लेंथ यहां से मेजर की जाएगी कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो अब लेंथ छोटी हो गई, लेंथ डिक्रीजेस, और लेंथ डिक्रीजेस तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है, तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्पष्ट समझ गए? बच्चा बैठा हुआ था तो हिंज के बीच में और सेंटर ऑफ मास के बीच में दूरी ज्यादा थी, बच्चा खड़ा हो गया, सेंटर ऑफ मास ऊपर, तो ये दूरी कम हो गई, लेंथ कम हो गई। पहले लेंथ ज्यादा थी, अब लेंथ कम हो गई, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है जी। कि चलते चलते झूले पे अगर बच्चा खड़ा हो गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि वह झूला फास्ट चलेगा। अगला सवाल देखो जरा, इस सवाल को पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। पढ़ लेते हैं हम सवाल को, अगर अभी तक आपने सॉल्व कर लिया है तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, और पहले पढ़ते हैं सवाल को कि सवाल में क्या है। hollow metal sphere is filled with water, ठीक है, through a small hole on it. It is hung by long thread and is made to oscillate. Water flows out of the hole at the bottom. Through नहीं लिखना चाहिए, filled with water. There is, through की जगह there is a small hole in it. It is hung by a long thread and made to oscillate. Water slowly flows out of the hole at the bottom. Select the correct variation of the time period. कह रहे हैं टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इफेक्ट नहीं होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, क्या होगा? बहुत आसान चीज है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया लगता है मेरे को सवाल ये। देखो स्फीयर है, ठीक है, कह रहे हैं पानी से भरा हुआ है, इसमें एक होल है,
तो शुरू में जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, तो ये इसकी लेंथ हो गई, सेंटर ऑफ मास से लेनी है, ठीक है। अब होल में से पानी गिरना शुरू हुआ, होल में से पानी गिरना शुरू हुआ, पानी का लेवल नीचे होता चला जाएगा, पानी का लेवल नीचे होता चला जाएगा, तो कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया, सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया, सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, है ना। सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया तो लेंथ बढ़ गई। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच के इसमें ये कर देंगे कि भाई लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन 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 एंड में जाके क्या होगा? एंड में जब ये पूरा खाली हो जाएगा, ये सबसे मेन कंसेप्ट है इस सवाल का, जब ये पूरा खाली हो जाएगा, अब पानी नहीं है इसमें, सिर्फ स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? पानी नहीं है, सिर्फ स्फीयर है, फिर बीच में। भाई शुरुआत में स्फीयर था और पानी पूरा भरा हुआ था, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में था, पानी ने नीचे जाना शुरू किया, सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाता गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्फीयर पूरा खाली हो गया, स्फीयर पूरा खाली हो गया, अब फिर से सिमेट्री बन गई, फिर से सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? बिल्कुल बीच में। पहले नीचे क्यों जा रहा था? क्योंकि पानी नीचे जा रहा था, स्फीयर के अंदर पानी भी था। अब पानी सारा निकल चुका है, पानी सारा निकल चुका है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास दोबारा कहां पे आ गया? सेंटर पे। पहले भी सेंटर पे था, जब पानी नीचे जाना शुरू हुआ तो सेंटर नीचे जाना शुरू हुआ, सेंटर ऑफ मास नीचे जाना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही पूरा खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास फिर बिल्कुल बीच में आ गया, होल एम्प्टी। तो यानी कि फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, फिर से लेंथ कम हो गई, तो यानी कि लेंथ पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, है ना। पहले लेंथ बढ़ी क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा था, फिर लेंथ फिर कम हो गई। तो टाइम पीरियड के साथ भी ऐसा होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, जैसे स्फीयर एम्प्टी हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा। ये आंसर है। द टाइम पीरियड विल इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज टू इनिशियल वैल्यू टिल द स्फीयर इज एम्प्टी। समझ गए? इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन लिख रखा था पीरियड विल गो ऑन इंक्रीजिंग टिल द स्फीयर इज एम्प्टी, ना कह रहे हैं कि जब तक स्फीयर खत्म नहीं हो जाता तब तक इंक्रीज ही करता रहेगा। नहीं भाई, एंड में जाके डिक्रीज हो जाएगा, एंड में जाके डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सही है। बढ़िया सवाल था, ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। ये सारे अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सारे सवाल फॉर्मूला तो ठीक है इनमें लग रहा है, लेकिन फॉर्मूले से हटके भी दिमाग यूज हो रहा है इस सवालों में, इसमें भी यूज हो रहा है। देखिएगा जरा सवाल को, देखिएगा, देखिए भाई सवाल देखिए, सवाल की धार देखिए। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ इतना एंड इतना start vibrating in the same phase. At some instant, the two are in the mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again in the same phase at the mean position. समझो भाई, सबसे पहले तो फेज का क्या मतलब होता है वो समझना। दो पेंडुलम्स हैं, पेंडुलम के केस में फेज का क्या मतलब है? एक का बड़ा पेंडुलम है, एक छोटा पेंडुलम है, ठीक है। तो एक की लेंथ L1 L2 दोनों दिए हुए हैं,
121 है और 100 है, L1 हो गया, L2 हो गया, L1 L2 starts vibrating in phase at some instant two are in the mean position in the same phase। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये अपनी मीन पोजीशंस पे हैं और सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि बिल्कुल भी फर्क नहीं है इनके मोशन में। सेम फेज का मतलब है कि दोनों एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे हैं और एक ही तरफ जा रहे हैं। तो दोनों एक ही पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि शुरुआत में मीन पोजीशन पे हैं और दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। समझ गए? लेकिन ये हमेशा सेम फेज में नहीं रहेंगे, ये हमेशा सेम फेज में नहीं रहेंगे। समझना, इस बात को समझना। दो पेंडुलम बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, लेंथ सेम, ठीक है जी, दोनों की लेंथ सेम, लेंथ सेम तो टाइम पीरियड सेम। मान लो दोनों ने मीन पोजीशन से शुरुआत करी एक ही समय पे, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो ये एक ही समय पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे दोनों एक साथ, और एक ही समय पे फिर मीन पोजीशन पे वापस आएंगे, एक ही समय पे इधर जाएंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि हमेशा सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज में रहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज इन सेम फेज का मतलब, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं करवा रहा। ऑलवेज इन सेम फेज का मतलब होता है कि सेम टाइम पे मीन पोजीशंस पे जा रहे हैं ये, और सेम टाइम पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, एक ही साथ अपनी मीन पोजीशन पे, एक ही साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक ही साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। ठीक है जी, दो हैं पेंडुलम, दोनों साथ इधर, दोनों साथ इधर, टन 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 टन, जैसे डांस स्टेप मैच होते हैं, दो चीजों के डांस स्टेप मैच होते हैं, इसको कहते हैं सेम फेज। ठीक है जी, लेकिन यहां पे पंगा क्या है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों की लेंथ अलग अलग है तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा, टाइम पीरियड अलग अलग होगा। तो शुरुआत तो इन्होंने सेम फेज में करी है, शुरुआत तो सेम फेज में करी है इन्होंने, लेकिन हमेशा सेम फेज में नहीं रहेंगे। तो यही पूछा गया था, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच दे आर अगेन इन द सेम फेज एट द मीन पोजीशन। कि कितनी ऑसिलेशंस के बाद, कितनी ऑसिलेशंस के बाद ये दोबारा सेम फेज में आएंगे। शॉर्टर पेंडुलम की कितनी ऑसिलेशंस के बाद ये दोबारा सेम फेज में आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसकी N1 मान लेते हैं और इसकी N2 मान लेते हैं। हमें N2 निकालना, छोटे वाले पेंडुलम की कितनी ऑसिलेशंस होंगी जिसमें ये सेम फेज में आएंगे। तो मान लेते हैं कि ये T टाइम बाद आते हैं। कितने टाइम बाद? T टाइम बाद सेम फेज। इसका एक चक्कर का टाइम पीरियड T1 है, इसका एक चक्कर का टाइम पीरियड T2 है, एक ऑसिलेशन का। तो N1 चक्कर का कितना टाइम हो जाएगा? एक का इतना है, एक ऑसिलेशन का इतना, तो N1 का N1 T1 और N2 T2। एक ही टाइम पे दोनों सेम फेज पे फिर से दोबारा कब आएंगे? अगर इनकी लेंथ भी सेम होती तो इनका टाइम पीरियड भी सेम होता, तो ये हमेशा सेम फेज में रहते, यानी कि हमेशा मीन पे बराबर, फिर दोनों एक्सट्रीम पे, दोनों मीन पे, ऐसे चलता रहता। ठीक है जी, लेकिन अब शुरुआत तो इन्होंने सेम फेज से करी है, लेकिन दोबारा सेम फेज में कब आएंगे? यानी कि दोबारा मीन पोजीशन पे होंगे और दोबारा ही सेम डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे।
दोबारा मेन पोजीशन पे आएंगे और दोबारा सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ऐसा कब होगा? तो वो टाइम टी मान लिया। इतने टाइम में, इस टी टाइम में इसके कितने ऑसिलेशंस हो गए? n1, तो टोटल टाइम हो गया n1 t1। इसके कितने ऑसिलेशंस हो गए? n2, तो n2 t2। बराबर कर दो, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है जी। टोटल टाइम, टाइम पीरियड नहीं, टोटल टाइम, कि जितने टाइम में इसने n1 ऑसिलेशंस किए उतने ही टाइम में इसने n2 ऑसिलेशंस कर लिए। ठीक है जी। तो n1 t1 n2 t2। चलो करो। n1 इंटू 2 पाई अंडर रूट L1 इंटू जी, L1 बाई जी, n2 इंटू 2 पाई अंडर रूट L2 बाई जी। 2 पाई कट गया, जी कट गया, n1 अंडर रूट L1, n2 अंडर रूट L2। ठीक है जी। अंडर रूट L1 इज 121 और अंडर रूट L2 इज 100। तो n1 इंटू 11, n2 इंटू 10, तो n1 बाय n2 चेक करना जरा, ये वैल्यू आ गई 10/11। n1 बाय n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10/11। यानी कि बड़े वाले पेंडुलम के 10 ऑसिलेशंस और छोटे वाले पेंडुलम के 11 ऑसिलेशंस। इसके बाद ये दोनों दोबारा एक साथ मीन पोजीशन पे होंगे और राइट की तरफ जा रहे होंगे। बीच में ऐसा कोई पल नहीं आएगा जब दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे और राइट की तरफ जा रहे होंगे। मतलब बीच में ऐसे बहुत पल आएंगे जब पहला मीन पोजीशन पे होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा मीन पोजीशन पे होगा तो पहला नहीं होगा। तो पहले वाले पेंडुलम को 10 ऑसिलेशन कवर करनी पड़ेंगी और दूसरे वाले पेंडुलम को 11 ऑसिलेशंस कवर करनी पड़ेंगी, तब जाके, यानी कि जितने टाइम में इसकी 10 ऑसिलेशंस हुई उतने टाइम में ये 11 ऑसिलेशंस कर लेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड छोटा है, ये लेंथ छोटी है, टाइम पीरियड छोटा है। तो जितने टाइम में ये 10 ऑसिलेशन करेगा उतने टाइम में ये 11 ऑसिलेशन कर लेगा। तो आंसर है 11। अगर आपसे पूछा जाता लार्जर पेंडुलम का नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो आंसर होगा 10। सर मिनिमम क्यों पूछा है? क्या इसके बाद दोबारा भी सेम फेज में आएंगे? हां, 20/22। अगर आपसे पूछा जाता दोबारा कब सेम फेज में आएंगे, आंसर होता 22। छोटे वाले पेंडुलम की 22 ऑसिलेशंस, 10/11 को 20/22 भी लिख सकते हैं। उसके बाद कब आएंगे? 30/33, 40/44, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझ पा रहे हो? तो मिनिमम इनमें से क्या है? 11, फिर 22 होता, फिर 33 होता, फिर 44 होता। समझ पा रहे हो? तो 11 ऑसिलेशंस के बाद, छोटे वाले पेंडुलम की 11 और बड़े वाले पेंडुलम की 10 ऑसिलेशंस के बाद दोनों एक ही समय पे फिर से मेन पोजीशन पे आए हैं और फिर से राइट की तरफ जा रहे हैं, जहां से शुरुआत करी थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या कहानी बनी है इस पेंडुलम की। चलो बहुत बढ़िया। आई होप दैट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। बहुत अच्छा सवाल है और सिमिलर सवाल 1998 में आया है, बस उसमें वैल्यूज अलग थी। ठीक है, यही करना था, n1 t1 n2 t2। ऐसे वाले सवालों में याद रखिएगा ये TBS n1 t1 n2 t2 करना है। अगला, अब इस पेंडुलम को लिफ्ट में ले जाएं। अब इस पेंडुलम को लिफ्ट में ले जाएं। अगर इस पेंडुलम को लिफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। 2π√L/G इफेक्टिव लिखेंगे। हाँ, G इफेक्टिव लिखेंगे भैया। तो पहला केस, अगर लिफ्ट में आप पेंडुलम को ऊपर लेके जा रहे हो तो टाइम पीरियड होगा 2π√L/G+A, है ना? टाइम पीरियड क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि G इफेक्टिव बढ़ गया। G इफेक्टिव बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या हो गया? कम हो गया। तो इस वाले केस में टाइम पीरियड कम हो जाएगा। दूसरे वाले केस में
लिफ्ट नीचे आ रही है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, कम हो गया, कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है जी, क्योंकि L बाय जी की जगह पे जी इफेक्टिव यूज करेंगे, आपको पता ही है लिफ्ट के केस में क्या होता है, जी प्लस ए जी माइनस ए, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय जी माइनस ए, जी माइनस ए। तीसरा केस, तीसरा केस तो आपका सवाल ही है, तीसरा केस तो आपका सवाल ही है। यह सवाल है, देखिए जरा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट विल बी, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, जो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है उस पे टाइम पीरियड क्या होगा। तीसरा केस है, केस नंबर 3। तो फ्रीली फॉल कर रही है तो जी इफेक्टिव, जी माइनस ए, तो ए की वैल्यू जी 0, क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है तो ए की वैल्यू जी होगी, लिफ्ट नीचे गिर रही है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, L बाय 0 इन्फानाइट, नीचे 0 आ गया तो टाइम पीरियड कितना होगा, इन्फानाइट टाइम पीरियड, इन्फानाइट टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये हो गया केस नंबर 3। तो ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी घटेगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और फ्रीली फॉल करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। चौथा केस, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, देखो आपको हॉरिजॉन्टल मोशन की बेसिक कहानी तो पता ही है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है भाई, बेसिक कहानी, कि जैसे ही ये कार्ट मूव करता है पेंडुलम आगे की तरफ, तो पेंडुलम पीछे की तरफ जाता है, और आपको पता होगा ये tan थीटा a बाई जी होता है, ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है भाई, हम पेंडुलम के फ्रेम में जाते हैं, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया था भाई हमने, कहां पे किया था सर, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया था। इसमें क्या करते हैं हम, इस पे सूडो फोर्स लगता है भाई, हम लिफ्ट के फ्रेम में जाते हैं, लिफ्ट के फ्रेम में जब हम जाएंगे या कार्ट के फ्रेम में जाएंगे, जो मर्जी कह लो, लिफ्ट कह लो कार्ट कह लो, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा ma, और नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा है, ठीक है ना, दैट इज द सूडो फोर्स जो इस पे लगता है, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन लगता है सूडो फोर्स, और ma हो गया mg हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आता है यहां पे, इसको हम बोल सकते हैं m इंटू जी इफेक्टिव, जो कि पाइथागोरस लिख के आ जाएगा भाई। ठीक है जी, आप देख पा रहे हो ma mg, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया m इंटू जी इफेक्टिव, तो जो जी इफेक्टिव बनेगा पाइथागोरस से, वो बनेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। बड़ा तो है ही, देखो एक्सेलरेशन हुई है तो जी इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले जी इफेक्टिव क्या था, जी मतलब पहले अगर कुछ नहीं चल रहा, अगर ये पेंडुलम चल ही नहीं रहा, या सॉरी कार्ट चल ही नहीं रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या है, जी, ठीक है ना। अब जी में कुछ ऐड हो गया है, देखो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ ऐड हुआ है, तो इसका मतलब जी इफेक्टिव क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। अगर जी इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड घटेगा, समझ गए भैया, जी इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड घटेगा, और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट। समझ गए भैया,
जी इफेक्टिव बढ़ गया, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। जी की जगह पे जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है जी, जी इफेक्टिव की जगह पे क्या है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर हाफ। तो ये टाइम पीरियड आ गया भाई। ठीक है जी, याद रह जाएगा, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है नहीं आपको। सही है भाई, ठीक है। बाकी फर्क एक्सेलरेशन से पड़ता है, वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कहे कि कोई वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही रहेगा, यानी कि सेम ही रहेगा। दैट विल क्रिएट नो इफेक्ट, इससे कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। फर्क किससे क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन से क्रिएट होता है। ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ गई, टाइम पीरियड कम हो गया, नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन घट गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। और कांस्टेंट वेलोसिटी से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फ्री फॉल में टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन में टाइम पीरियड घट जाएगा क्योंकि जी इफेक्टिव बढ़ गया, लेकिन वैल्यू ये होगी। ठीक है, अगले टाइप के पेंडुलम पे बढ़ने के बाद, क्योंकि मेन तौर पे तो सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो सिंपल पेंडुलम से ही आते हैं। ठीक है जी, बाकियों से उतने सवाल नहीं आते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए सिंपल पेंडुलम को ही अब हम सैटेलाइट में लेके जा रहे हैं। ये अर्थ है, मान लो अर्थ या कोई भी प्लेनेट है, उस प्लेनेट का कोई सैटेलाइट है, उस प्लेनेट का कोई सैटेलाइट है। आपको पता है सैटेलाइट में वेटलेसनेस फील होती है। क्या फील होती है, वेटलेसनेस फील होती है, क्योंकि सैटेलाइट में जी इफेक्टिव 0 होता है। तो अगर सैटेलाइट में जी इफेक्टिव 0 होता है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय 0, तो सैटेलाइट में भी टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है। टाइम पीरियड इन्फिनिटी होने का फिजिकल मीनिंग क्या है, मैं जरा एक बार बता देता हूं कि सैटेलाइट में भी एक तरीके से फ्री फॉल की कंडीशन ही होती है। जैसे लिफ्ट फ्री फॉल करती है तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी आता है, अभी हमने देखा। उसी तरीके से सैटेलाइट का मोशन भी अर्थ के अराउंड एक तरीके का फ्री फॉल ही होता है, तो उस केस में भी टाइम पीरियड इन्फिनिटी ही आता है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है सर, फ्री फॉल का मतलब होता है, टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है सर, टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल में पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, ऑसिलेट ही नहीं कर रहा भाई। इन्फिनिटी टाइम पीरियड, इन्फिनिटी मतलब इसको एक चक्कर पूरा करने में, इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हो, एक चक्कर पूरा करने में बहुत वक्त लग रहा है, एक चक्कर पूरा करने में बहुत वक्त, अनंत समय। ऐसा कब होगा, जब वो बहुत स्लो चलेगा। एक चक्कर पूरा करने में इन्फिनिटी टाइम लग रहा है, एक ऑसिलेशन पूरा करने में इन्फिनिटी टाइम लग रहा है, इसका मतलब बहुत स्लो चल रहा है। तो इसका मतलब चल रहा है या ना चल रहा एक ही बात है। इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब है कि पेंडुलम इज नॉट ऑसिलेटिंग एट ऑल। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, या फिर कहें चल ही नहीं रहा है। याद रखिएगा, क्लियर है जी। चलो, सिंपल पेंडुलम के बाद अब अगला के जो केस है वो आता है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का मतलब किसी भी चीज को पेंडुलम बना दो। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, इसको ऑसिलेट करवा दूं, इसको पेंडुलम बना देता हूं, हो रहा है पेंडुलम, पेंडुलम है। ठीक है जी,
ये बॉटल को पकड़ के ऑसिलेट करवा दूं, पेंडुलम है। क्या है? पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम। किसी भी फिजिकल चीज को पकड़ के ऑसिलेट करवा दो तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। कोई भी रैंडम चीज हो, ठीक है जी। ये उसका हिंज पॉइंट है, इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड होता है 2π√I/mgd। ये फॉर्मूला होता है। क्या है इसमें? सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, याद है आपको? फॉर्मूले में नहीं, डेरिवेशन में। अबाउट हिंज पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट लेना होता है। सिंपल पेंडुलम में भी यही लिया था। वो सिंपल पेंडुलम था, ये फिजिकल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी होती है, रस्सी का कोई मास नहीं होता, और है ना, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक रस्सी होती है, रस्सी के साथ मास होता है, रस्सी का खुद का कोई मास नहीं होता। फिजिकल पेंडुलम में कोई भी चीज हो, उसको पकड़ के ऑसिलेट करवा दो। हाँ, बुआ को पकड़ के ऑसिलेट करवा दो, हाँ, आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। बुआ इज अ फिजिकल पेंडुलम। ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है जी। मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, सपोज करो। तो जो डी डिस्टेंस आपको यहां पे दिख रहा है, ये हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास, हिंज पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो किसी भी चीज को पकड़ के, जैसे किसी के कान का झुमका है ना, ऑसिलेट कर रहा है, वो चल रही है और उसके कान का झुमका ऑसिलेट कर रहा है। वाह, क्या बात है सर, क्या 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 इमेजिनेशन है सर। तो 2π√I/mgd, where I is the moment of inertia about hinge point and d is the distance between the hinge point and the center of mass। चलो क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि डेरिवेशन तो इसकी करनी नहीं थी हमें। क्वेश्चन करते हैं। सवाल, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l is suspended about its ends, time period of the small angular oscillations is। ऑब्वियसली ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही है। जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए वो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही होता है, वैसे ही यहां पे भी ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही एसएचएम होता है। सेम चीज, डेरिवेशन करने का तरीका भी सेम होता है। देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म रॉड मास m लेंथ l सस्पेंडेड अबाउट इट्स एंड्स, टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस इज। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट रॉड को पकड़ के घुमा दिया, ये जैसे, ठीक है जी। रॉड है ये, रॉड, सिंपल पेंडुलम नहीं है, रॉड है। तो हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ भाई, हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ml²/3 होता है रॉड का, और ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस l/2 दिख रहा है। हिंज के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, क्योंकि हिंज पॉइंट एंड पॉइंट है रॉड का, और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है। सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस l/2, बस पुट कर दो। 2π√I/mgd, I है ml²/3 अपॉन mgd, d की वैल्यू l/2। बस चलो, m से m गया, l से l गया, तो 2π√, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2l/3g, 2 ऊपर चला गया तो 2l/3g कहां है? 2π√2l/3g, खत्म, ठीक है जी। 2π√2l/3g। अगला सवाल, यूनिफॉर्म डिस्क of mass m and radius r is suspended in a vertical plane from a point on its periphery. Its time period of oscillation is। एक यूनिफॉर्म डिस्क है,
एक यूनिफॉर्म डिस्क है। वही कहानी हो गई कि किसी के कान का झुमका, चलो आप उसको रिंग ना मानो, डिस्क मान लो, है तो किसी के कान का झुमका ही, आपने उसको रिंग नहीं माना, कह रहे हैं डिस्क मानेंगे। ठीक है जी, मास m की है, रेडियस r है, इज सस्पेंडेड इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल है वो, कान से लटक रही है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी, उसके किनारे पे पॉइंट है, वहां से लटक रही है। ये पेरिफेरी पे पॉइंट है, यानी कि किनारे पे, तो ये इसका किनारे का हिंज पॉइंट हो गया। पेरिफेरी मतलब किनारा, पेरिफेरी मतलब किनारा, ये पेरिफेरी है। तो उसका टाइम पीरियड क्या है ऑसिलेशन का? बहुत आसान, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। चलो सबसे पहले तो आई ढूंढेंगे, फिर डी ढूंढेंगे, ठीक है, फिर पुट कर देंगे। आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली एक्सिस है बेटा, ये इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस आएगी, जब कुछ ना दिया हो तो परपेंडिकुलर एक्सिस ही होती है। ठीक है जी, ये वाली किनारे से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा, याद है मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते थे। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता था, प्लस इसमें फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते थे, I इज इक्वल्स टू ICM प्लस md², ये ICM हो गया प्लस md², तो ये 3/2 mr² आ जाता था, याद है, ये ICM होता था, ये D होता था। ठीक है जी, हाँ 3/2 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे 3/2 mr² अपॉन m g, बड़ा m लिख देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा m लिखो चाहे छोटा m लिखो। d डिस्टेंस यहां पे कौन सा होता था? ये वाला d अलग होता था, ये वाला d अलग होता था। ठीक है जी, यहां पे जो d का मतलब होता है, हालांकि चलो आ सेम ही जाएगा, लेकिन यहां पे d का मतलब है सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस ही है। यहां पे ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता था, यहां पे जो d डिस्टेंस होता था तो वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता था। यहां पे जो ये डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ मास और हिंज का डिस्टेंस है। वो एक्सीडेंटली ये दोनों सेम आ गए हैं, यहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। d की वैल्यू r है, m से m गया, r से r गया, तो 2 पाई अंडर रूट 3r/2g, 3r/2g कहां है? ये रहा फोर्थ ऑप्शन, 2 पाई अंडर रूट 3r/2g, दैट इज द फाइनल आंसर। देखो जरा ध्यान से, 2 पाई अंडर रूट 3r/2g, 3r/2g। चलो भाई, फिजिकल पेंडुलम भी हो गया हमारा। ठीक है जी, हाँ बाकी तो सारे छोटे छोटे पेंडुलम ही हैं। तीसरा पेंडुलम आ गया लार्ज पेंडुलम। लार्ज पेंडुलम, लार्ज पेंडुलम क्या है सर? आइए देखते हैं, व्हाट इज द लार्ज पेंडुलम। देखो यार, अभी तक जो हम मान के चलते आ रहे हैं उसमें हम पेंडुलम का जो लेंथ है उसको छोटा मानते आ रहे हैं। ठीक है जी, जब हम पेंडुलम की लेंथ छोटी मानते हैं तो हम अर्थ सरफेस को फ्लैट मानते हैं, अर्थ की सरफेस को फ्लैट मानते हैं, अर्थ सरफेस अज्यूम्ड फ्लैट। ये वैसे जो मैं अभी टॉपिक आपको करवा रहा हूं ये बहुत ही हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है जी, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि भाई इतना बड़ा पेंडुलम हो जाए, इतना बड़ा पेंडुलम हो जाए, बहुत बड़ा पेंडुलम, कि हमें जो अर्थ है उसका भी रेडियस कंसिडर करना पड़ जाए। आप सोच रहे हो ये अर्थ का कर्वेचर है, इसको हम फ्लैट नहीं मान रहे,
तो ये अर्थ का सेंटर होगा, ये अर्थ का रेडियस होगा, अर्थ का रेडियस है, पता ही आपको कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। कि इतना बड़ा पेंडुलम ले लो, इतना लार्ज पेंडुलम ले लो ये, कि हमें अर्थ का कर्वेचर भी कंसीडर करना पड़े, अर्थ को फ्लैट मान के काम ना चले, क्योंकि इतना बड़ा पेंडुलम ले लिया कि वो अर्थ के रेडियस के आसपास पहुंच रहा है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है लेकिन लेना तो है, ठीक है जी। इतना बड़ा पेंडुलम मान लिया कि वो अर्थ के रेडियस के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है जी। तो उस केस में 2π√L/g फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, यहां पे लग जाता है। यहां पे 2π√L/g फॉर्मूला नहीं लग पाता है, गलत। यहां पे फॉर्मूला ये आता है 2π√1/g 1/L + 1/r। अभी इसको यूज करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो वही है। हाँ, अभी यूज करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो वही है। याद रखना है इसको, 2π√1/g, g के साथ में 1/L + 1/r, ये है आंसर। ये डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये होता है फॉर्मूला। हाँ, अर्थ को अगर आप फ्लैट मानते हो तो फिर ये बन जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अंदाजा है आपको, हाँ पता ही है आपको। जैसे ये कर्व ये मुड़ी हुई है, ठीक है जी, ये थोड़ा सा और खुल गया, ये खुलते खुलते बिल्कुल फ्लैट हो गया। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है, ठीक है जी। इसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा हो गया, और रेडियस बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी, छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे ये सरफेस खुलती चली जाती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर खुलता चला जाता है, और फ्लैट सरफेस के लिए इन्फिनिटी होता है। तो बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 2π√1/g 1/L 1/r, इसमें r की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, रखो, वन बाय इन्फिनिटी मतलब 0। टू पाई अंडर रूट 1/g/L, L ऊपर चला जाएगा। देखो क्या 2π√L/g बन गया फॉर फ्लैट सरफेस। अगर आप अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तो फिर यहां पे टाइम पीरियड जो है वो 2π√L/g होगा। टू पाई √L/g होगा भाई, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे 1/L + 1/r, तो r इज इन्फिनिटी, ठीक है जी, r इज इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है फ्लैट सरफेस का, ठीक है जी। तो 1/∞ दैट इज 0, 1/g/L, तो L ऊपर चला गया भाई, ठीक है जी। हाँ, तो 2π√L/g फ्लैट सरफेस के लिए ये बन जाता है भाई। तो फ्लैट सरफेस के लिए ये है, अगर अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर करना है तो ये होगा, ठीक है जी।
क्लियर है? सवाल आता है, बहुत फेमस सवाल, टाइम पीरियड ऑफ अ लार्ज पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ लार्ज पेंडुलम। ठीक है जी, टाइम पीरियड ऑफ अ लार्ज पेंडुलम, बहुत लार्ज पेंडुलम मतलब वेरी लार्ज, लार्ज की जगह पे भी वेरी लार्ज लिख देते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है भाई। तो इस केस में आप, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं इसका आंसर करने से पहले, बहुत सारे बच्चे जो है वो 2π√L/g फॉर्मूला लगाएंगे और L की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, L की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है जी, और कह देंगे कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। गलत, रॉन्ग, ठीक है जी, रॉन्ग है भाई। ठीक है जी, तो L की वैल्यू इन्फिनिटी, तो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है जी, टाइम पीरियड ऑफ अ वेरी लार्ज पेंडुलम, वेरी लार्ज पेंडुलम। ठीक है जी, तो L की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी और टाइम पीरियड इन्फिनिटी आ गया, जो कि गलत है, क्योंकि लार्ज पेंडुलम के लिए आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। आपको फॉर्मूला लगाना है ये 1/L 1/R। ठीक है जी, L की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, अब रखो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया क्या, 2π साथ में लगा दो, 2π G और ये वहां पे 1/R। ठीक है जी, R ऊपर चला जाएगा, 2π√R/G। ये तो देखा देखा सा लग रहा है सर, ये तो देखा देखा सा लग रहा है सर, पहले कहीं देखा है क्या इसको, पहले कहीं देखा है क्या इसको? हाँ, इसको देखा है कहीं पे, 2π√R/G, R/G 84.6 मिनट्स, 1.4 आवर सैटेलाइट मोशन। हाँ, √2 आवर भी कह देते थे इसको, 24/17 आवर भी कह देते थे। इक्वेटर पे वेटलेसनेस, इक्वेटर पे वेटलेसनेस और सैटेलाइट का जो नियरेस्ट सैटेलाइट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यही टाइम पीरियड होता था, 84.6 मिनट्स, 2π√R/G, एंड दैट इज द लार्जेस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ये लार्जेस्ट टाइम पीरियड है भाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लार्जेस्ट टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा, लार्जेस्ट लेंथ का टाइम पीरियड, ऐसे बोलना चाहिए, लार्जेस्ट लेंथ टाइम पीरियड, लार्जेस्ट लेंथ का टाइम पीरियड है भाई। किसका है? लार्जेस्ट लेंथ का टाइम पीरियड है। लेंथ इन्फिनिटी है तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, समझ गए भाई? लेंथ इज इन्फिनिटी तो टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी। ऐसा गलत है, ये नहीं करना है, क्योंकि लार्ज लेंथ के लिए ये लगेगा ही नहीं फॉर्मूला, ये वैलिड ही नहीं है बड़ी लेंथ के लिए। ठीक है, चलो ये याद रखना भाई, तीसरी बार यूज हो गया ये फॉर्मूला। सवाल देखो, if effective length of a simple pendulum is equal to radius of earth, then the time period will be। पॉज कर लो वीडियो को। कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब इसमें भी क्योंकि बड़ी लेंथ है तो 2π√L/G आप नहीं लगा सकते ना, बड़ी लेंथ के लिए आपको यही लगाना है 2π√1/G 1/L 1/R।
तो 1/L भी 1/R है और 1/R है ही, 1/L प्लस 1/R लगाना है, 1/L 1/R और L की वैल्यू R है, ठीक है जी। तो 2π√1/G इंटू 2/R, R ऊपर चला गया, 2π√R/2G, 2π√R/2G, समझ गए? कहां है? ये रहा 1/L 1/R, तो L की वैल्यू R है, तो 1/R 1/R कितना बन गया? 2/R, तो R ऊपर चला गया, R/2G। टॉर्जनल पेंडुलम, जी हाँ, टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम पे कभी सवाल वगैरह पूछे जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है। बता देता हूं बस आपको। टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्ट करना किसी चीज को, टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। कपड़े निचोड़े हैं कभी? कपड़े, कपड़े, हाँ, जब आप मान लो टॉवल निचोड़ रहे हो, अपने टॉवल को निचोड़ रहे हो, टॉवल निचोड़ दिया, खींच दिया, निचोड़ दिया, छोड़ दो उसको तो खुल जाएगा, खींच के छोड़ दो खुल जाएगा, हाँ बस। इसमें भी ऐसा ही होता है, एक रॉड होती है और उसके साथ में मान लो एक डिस्क है, ठीक है जी, एक रॉड है और उसके साथ में एक डिस्क है, ठीक है जी। तो हम यहां पे डिस्क को रोटेट करते हैं, डिस्क को रोटेट करते हैं किसी एंगल से, ठीक है जी, डिस्क को रोटेट करते हैं किसी एंगल से। ऊपर रॉड है, ये देखो, ये ऊपर रॉड है और मेरे हाथ को डिस्क मानो, हाथ को ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये ऊपर जो डिस्क होती है ना, ये टॉवल की तरह ट्विस्ट हो जाती है, टॉवल की तरह क्या हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, क्योंकि जब डिस्क घूमेगी तो ये जो रॉड है ये क्या होगी? ट्विस्ट होगी, ठीक है जी, रॉड क्या होगी? ट्विस्ट होगी। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आप पॉलीथिन लेके आए, पॉलीथिन में कुछ बाजार से सामान लेके आए, मान लो चीनी लेके आए, पॉलीथिन में चीनी डाली, ठीक है, अब उसको हाथ में पकड़ा और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, देखे ना, समझना, ठीक है, पॉलीथिन अभी यहां नहीं है मेरे पास, पॉलीथिन में चीनी डाली, ठीक है ना, उसको घुमाना शुरू कर दिया, वो आपके हाथ में लिपट गया, फिर उसको छोड़ दो, अपने आप खुलेगा वो, फिर दूसरी तरफ लिपट जाएगा, फिर खुलेगा, ऐसे 2-3 बार करेगा और रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ, बस ये टॉर्जनल पेंडुलम, समझ गए? ट्विस्ट होना। लिफाफा है, लिफाफे में चीनी है, ठीक है जी, या कुछ भी है, उसको ट्विस्ट किया, घुमाया, ठीक है जी, वो ट्विस्ट हो गया, फिर लिफाफा खुल गया, फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट हो गया वो, फिर ऐसे चला गया, समझ गए? हाँ, तो दैट इज टॉर्जनल पेंडुलम। तो इस डिस्क में भी ऐसे ही होता है, डिस्क को घुमाया, थोड़ा सा ये ट्विस्ट होगी रॉड, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब इसके अराउंड, ये देखो ये रॉड है, ऐसे ऑसिलेट करेगी, समझ गए? जैसे वो लिफाफा ऑसिलेट कर, दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड होता है 2π√I/c। I तो वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड c इज द ट्विस्टिंग कांस्टेंट। c को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट और या फिर ट्विस्टिंग कांस्टेंट। बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेयर चांस है कि ये आ जाए, बहुत रेयर चांस है कि ये आ जाए, लेकिन बस फिर भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2π√I/c। I इज द टॉर्जनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट। क्लियर है? बस, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। डन है भाई? ठीक है। इसी से रिलेटेड 2π√R/G से रिलेटेड ही SHM है टनल ऑफ अर्थ में, है ना।
अर्थ की टनल के अंदर का SHM, उसमें भी 2π√r/g वाला फॉर्मूला यूज होता है। हालांकि ये पेंडुलम नहीं होता है, लेकिन ये उसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं। सुनो, ग्रेविटेशन चैप्टर हमने सभी ने पढ़ा है। तो आप मान लो कि अर्थ में डायामीटर के अलोंग एक टनल बना दी, टनल अलोंग डायामीटर, टनल अलोंग डायामीटर, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, एक मास को छोड़ा, ये ऑसिलेट करेगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, अर्थ के सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी, अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी भाई, ठीक है जी। अर्थ की ग्रेविटी हमेशा इस पे एक्सेलरेशन अपनी तरफ लगाएगी, इस पे जो एक्सेलरेशन होगी हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ लगेगी, ये इसकी मीन पोजीशन है भाई। इस पे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज होगा वो अर्थ के अंदर वाली ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज होगा, आपको याद है? याद है फॉर्मूला? gm/r/r³, इनसाइड पॉइंट, क्योंकि टनल अर्थ के अंदर है तो इनसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज होगा भाई। हाँ, इनसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसी को g' बोलेंगे, gm/r/r³। क्योंकि ये मेन पोजीशन की तरफ लग रही है, अगर इसके लिए माइनस लगाना है तो आपको माइनस लगा लो, ठीक है जी। r कौन सा डिस्टेंस है? कैपिटल R तो रेडियस है, और जो स्मॉल r है वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है जी। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलो, जिसको अपन x बोलते हैं। अब ये देखो, -gm/r/r³, इसको ऐसे लिखो, ये gm/r² उस चैप्टर में भी करके दिखाया था, ये स्मॉल g हो जाता है, सरफेस वाला, सरफेस वाला g हो जाता है ये, सही है जी। हाँ, g' ये अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटी है और स्मॉल g सरफेस वाला g है, gm/r² को स्मॉल g बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गई, ये बचा हुआ क्या होगा? ω²। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r, तो ω² इज इक्वल्स टू g/r, तो ω इज इक्वल्स टू √g/r, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√r/g, 2π√r/g। ये है भाई, ये तो वही आ गया, सेम रिजल्ट। यानी कि कितना टाइम लगेगा ऑसिलेट करने में? 84.6 मिनट्स लगेंगे इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में। अर्थ के डायामीटर में अगर हम टनल डेक कर दें, अर्थ के डायामीटर में अगर हम टनल बना दें, तो उसमें जो पार्टिकल को ऑसिलेट करने में जो टाइम लगेगा वो 84.6 मिनट लगेगा। चौथी बार यूज हो गया, 2 बार ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज हुआ था और 2 बार SHM के अंदर यूज हो चुका है, पेंडुलम में यूज हो गया और टनल ऑफ अर्थ में। हालांकि ये जो टॉपिक है ये ग्रेविटेशन का भी है, SHM का भी है, दोनों का कॉमन टॉपिक है। ये चौथी बार फॉर्मूला यूज हो गया। अर्थ की टनल में अगर हम कुछ मतलब अर्थ में अगर हम टनल डिग कर दें डायमीटर के लॉन्ग, तो उसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो यही होगा। और आपको राज की बात बताता हूं, टनल चाहे कोई भी हो, चाहे वो डायमीटर वाली हो चाहे वो ना हो, एनी अदर कॉर्ड, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है सर्कल की, और कोई और कॉर्ड भी हो, एनी अदर कॉर्ड एक्सेप्ट डायामीटर, डायामीटर के अलावा अगर कोई और कॉर्ड भी होगी, उसमें भी अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा
तो टाइम पीरियड यही होगा, सेम। ठीक है जी, 5 बार यूज हो गया, 5 बार यूज हो गया। 2 पाई √r/g। इक्वेटर पे वेटलेसनेस, सैटेलाइट वेरी नियर टू क्लोज अर्थ सरफेस, टाइम पीरियड ऑफ द इन्फिनाइट पेंडुलम, टनल अर्थ के डायामीटर में, टनल किसी और कॉर्ड के लॉन्ग, यही आंसर आता है। याद रख लेना भाई, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका प्रूफ मैंने करवा दिया आपको, लेकिन ठीक है जी, इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम आंसर आता है। जाते जाते बस एक सवाल, जाते जाते बस एक सवाल, इसके बाद ये लेक्चर खत्म। पढ़ लो। टनल इज डग along the diameter of the earth, mass m is dropped into it, how much time does it take to cross the earth? पढ़ लिया सवाल को? पॉज कर लो वीडियो। देखो, कह रहे हैं टनल बना दी गई डायमीटर के लॉन्ग और उसमें एक मास m को ड्रॉप कर दिया गया। कह रहे कितना समय लगेगा उसको अर्थ को क्रॉस करने में, यहां से यहां पहुंचने में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा होगा 84.6 मिनट्स, लेकिन आंसर नहीं है बेटा ये। क्यों सर? बताता हूं बेटा। 84.6 मिनट टाइम पीरियड है यहां से यहां जाने का और फिर वापस जाने का, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। ये जो 84.6 मिनट है ये एक ऑसिलेशन का है, लेकिन ए से बी में एक ऑसिलेशन थोड़ी हो रही है, आधी ऑसिलेशन ही हो रही है। ए से बी जाना है, सिर्फ क्रॉस करना है अर्थ को, सिर्फ अर्थ को एक बार क्रॉस करना है, वापस नहीं जाना। हाँ, क्या होगा? T/2 84.6/2 42.3 मिनट आंसर होगा। ट्रिक क्वेश्चन है ये, दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है जी, आंसर ये है। समझ गए भैया? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पेंडुलम के लेक्चर को देखने के लिए। तो चारों टाइप के पेंडुलम कर लिया, और टनल अर्थ के अलोंग जो डायमीटर के अलोंग टनल डग करिए या किसी और कॉर्ड के अलोंग करिए, उसका भी टाइम पीरियड देख लिया। समय भी काफ़ी हो गया है, और पूरा 2 घंटे का लेक्चर ऑब्वियसली नहीं रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली आप सभी को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए और साथ देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से पटाखे चलाइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।